संपन्न हुआ था। कविता के ससुराल में उसके पति के अतिरिक्त माँ माया, बहन सोनिया, भाई धर्मवीर एवं परमवीर थे, जो विश्वविद्यालय परिसर स्थित मकान नंबर 36 में रहते थे। विवाह के कुछ दिनों बाद से ही उन्होंने कविता को दहेज के लिए प्रताड़ित करना व मारपीट करना और उससे दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। सभी प्रयासों के बाद भी कविता के प्रतिदिन व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया और उनका व्यवहार बद से बदतर होता चला गया। दिनांक 26/9/1996 को दोपहर 3:30 बजे पुलिस को किसी टेलीफोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से यह सूचना मिलती है कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मकान नंबर 36 में जो एक महिला रहती थी, उसका शव पड़ा हुआ मिला। तब घटना के बारे में पुलिस को जानकारी लेने के लिए अग्रसर हुई। वहां कविता के पिता कंवर सिंह पहुंच गए थे। उसने घटनास्थल को देखा और अपनी पुत्री के शव को पहचाना। दिनांक 27/9/1996 को पुलिस थाना सिविल लाइन में रोहतक में कंवर सिंह अभियोजन साक्ष्य 3 द्वारा घटना की शिकायत की गई, जिसमें दहेज के कारण परेशान करना और प्रताड़ित करना बताया गया और इसी के कारण उसकी पुत्री कविता द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करना बताया गया। शिकायत के आधार पर FIR पंजीबद्ध किया गया। अन्वेषण अधिकारी द्वारा मौका नक्शा व लाश पंचनामा तैयार किया गया एवं शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा गया। साक्ष्यों के कथन लेखबद्ध किए गए। अस्पताल से प्राप्त डिस्क को रासायनिक विश्लेषण हेतु भेजा गया। अन्वेषण पूर्ण होने पर पुलिस द्वारा न्यायालय में सभी उपरोक्त अभियुक्तगण के खिलाफ अभियोजन पत्र प्रस्तुत किया गया। महोदय, अभियुक्तगण पर निम्न चार्ज आरोपित किए जाते हैं। सेक्शन 458A किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, धारा 304B दहेज मृत्यु और धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरणा और धारा 34 कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय से अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। बनाम पंजाब राज्य 2013 विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज मृत्यु के संबंध में कुछ सिद्धांत बताए हैं। पहला, मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के संबंध में उसे क्रूरता की गई। दूसरा, मृत्यु किसी जलने की शारीरिक चोट या ऐसी परिस्थितियों में जो सामान्य नहीं थी। ऐसी मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो। पति द्वारा पति के किसी संबंधी द्वारा क्रूरता और उत्पीड़न किया गया हो। क्रूरता या उत्पीड़न दहेज के लिए या दहेज की मांग के संबंध में किया गया हो। ऐसी क्रूरता और संतापन मृत्यु के शीघ्र पहले किया गया हो। गुरु नायक सिंह बनाम पंजाब राज्य 2013 सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त IPC सेक्शन 304B के अंतर्गत आरोपित थे। धारा 306 के आवश्यक तत्व सिद्ध थे, क्योंकि विवाह के 7 वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थितियों में घटित हुई थी और मृतक को मानसिक क्षति पहुंचाई गई थी। अतः अभियुक्त गणों को धारा 304B के अंतर्गत दोष सिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत बदल दिया गया। ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश 1997। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने बताया कि विवाह के पश्चात भी जो धनराशि वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से मांगी जाती है, चाहे विवाह से पहले उक्त धनराशि को देने सहमति हुई हो अथवा नहीं हुई हो, दहेज की परिभाषा में आता है। अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति। साक्ष्य नंबर 3, मृतका के पिता कंवर सिंह ने बताया कि कविता के विवाह के सिर्फ 20-25 दिन बाद से ही अभियुक्त गण पति करमवीर और उसके दोनों भाइयों माँ और बहन ने कविता को पैसे के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था और कहा वह करमवीर को 20,000 रुपये और दे तो कविता को परेशान नहीं किया जाएगा। कविता द्वारा भेजा गया एक पत्र भी उन्हें प्राप्त हुआ था, जिसमें दहेज की निरंतर मांग और प्रताड़ना के बारे में लिखा था। मृतका के पिता ने 20,000 और बाद में 25,000 रुपये फ्रिज और सोने की चेन खरीदने के लिए दिया था और करमवीर द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि अब उसका परिवार कविता को भविष्य में परेशान नहीं करेगा, किंतु परिस्थितियों में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। साक्ष्य नंबर 4, मृतका के भाई पंकज ने बताया कि जब
संक्रांति पर कविता का भाई परंपरागत सामान देने गया तब अभियुक्त गण ने 30,000 रुपये की मांग की और सामान फेंकने की धमकी दी और अभियुक्त गण उसे अपमानित भी किया गया। महोदय, कविता की मृत्यु उसके ससुराल में होने के संबंध में कोई विवाद नहीं हुई, ना तो इस बात में कोई विवाद है कि उसकी मृत्यु जहर खाने के कारण हुई थी। अभियोजन की साक्षी के द्वारा विवाह के बाद से ही कविता को दहेज को लेकर परेशान किया जा रहा था। अभियुक्त गण द्वारा तनावपूर्वक वातावरण निर्मित किया गया जिससे कविता को आत्महत्या करने के लिए बेबस होना पड़ा। महोदय, सभी अभियुक्तगण एक ही मकान में रहते थे और माया देवी यद्यपि दिल्ली में नौकरी करती थी, परंतु वह अपने परिवार अक्सर आती जाती रहती थी, जो कि रोचक होगा। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है, जो कि सेक्टर CRPC की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण में स्वीकार भी की गई है। इस मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A और 113B के अंतर्गत उद्धारणा भी लागू है। अतः महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि सभी अभियुक्तगणों को दोष सिद्ध किया जाए। महोदय, मैं अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को इनकार करती हूँ तथा अभियुक्त गण की तरफ से प्रतिरक्षा विवरण प्रस्तुत करने की इजाजत है। बचाव पक्ष के अनुसार मृतिका मानसिक रूप से पीड़ित थी और निराश होने के कारण उसके द्वारा आत्महत्या की गई, जिसके लिए अभियुक्त गण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त मृतिका की सास माया देवी, जो कि शिक्षिका थी, वह दिल्ली में कार्यरत थी और घटना दिनांक को घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थी। अभियोजन प्रकरण हितवत साक्षियों की साक्ष्य पर आधारित है, जो विश्वसनीय नहीं है, जो दुर्भाग्यग्रस्त है और विश्वास योग्य नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर 304B और 306 का आरोप लगाया गया है, जिसको डिनाई करते हुए मैं कुछ केस प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गोविंदास सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1992। न्यायालय द्वारा कहा गया कि जहां विष के कारण पत्नी की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के अंदर हुई थी तथा अभियुक्त पति द्वारा धन मांगे जाने के संबंध में साक्ष्य अपने आप में विरोधात्मक हैं। इसके अतिरिक्त क्रूरता और उत्प्रेरणा के अभाव में मात्र मांगना ही धारा 304 के अधीन दहेज मृत्यु की अवधारणा के लिए पर्याप्त नहीं है। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस सुनील कुमार कन्हैयालाल 1997 के बाद यह अभिनिर्धारित किया गया कि पत्नी के साथ मात्र झगड़ालू जीवन और ठोस में वार्तालाप किया जाना मात्र आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करने के लिए पर्याप्त नहीं है तथा इस मामले में भी धारा 306 के अंतर्गत अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया कि पति कर्मवीर और उसके ससुराल द्वारा उसको आत्महत्या के लिए उपयुक्त किया गया। माननीय, मैं बचाव पक्ष की तरफ से कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। साक्ष्य के मांग को डॉक्टर बीपी महिला के द्वारा यह कथन दिया गया कि करमवीर की पत्नी उनके अधीन उपचारक थी और दिनांक 26/8/1996 को उन्होंने OPD में OPD पर्ची के अनुसार उसका निरीक्षण भी किया था। दस्तावेज के अनुसार मरीज मामूली डिप्रेशन से पीड़ित थी। मरीज दुखी भी थी, शून्यचित्त और सामान्य गतिविधियों में रुचि खो चुकी थी। पिछले 2 माह से नींद और भूख कम हो रही थी। उसने अपने ससुराल वालों और पति के विरुद्ध शिकायत भी की थी। उसने कभी कभी आत्महत्या संबंधी विचारों का आना भी व्यक्त किया था। इस साक्षी ने प्रति निरीक्षण में स्वीकार किया कि पर्ची में लिखी गई शिकायतें कविता एवं उसके पति के बताने पर लिखी गई थी, लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि कौन सी बातें पति ने कही थी और कौन सी बातें कविता ने बताई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि मरीज को देखने में सामान्यतः 20 से 30 मिनट का समय लगता है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने पर्ची पर मरीज का पहचान चिन्ह या हस्ताक्षर नहीं लिया गया था। उसने कविता की बीमारी के संबंध में गलत कथन दिया कि घटना दिनांक को माया देवी दिल्ली में स्कूल में थी। बचाव पक्ष को प्रस्तुत करना सर, अभियोजन पक्ष का सर केस है, इस अनुचित साक्ष्य पर आधारित है। मैं इस केस पहले करना चाहती हूँ। संदीप कुमार बनाम अन्य, तो ये उत्तराखंड का मामला है, AIR 2015। इस केस में उत्तम ने अभिनिर्धारित किया कि स्पष्ट कहा कि इसमें दहेज मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण इसका बचाव
मेरे अभियुक्त गणों को दिया जाता है। महोदय, मैं आपके सामने बचाव पक्षियों का तर्क प्रस्तुत करना चाहती हूँ, इजाज़त है। यह सिद्ध है कि मृतका की मृत्यु उसके ससुराल में दिनांक 26/9/1996 में हुई, जो कि बहुत ही दुखद घटना है, परंतु जो साक्ष्य मृतका के पिता एवं भाई के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं वह विश्वसनीय नहीं है। माननीय, जैसा कि सिद्ध है कि जिनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है वह मृतका के रिश्ते में पिता और भाई हैं, जो उसके हितबद्ध व्यक्ति हैं। उनके साक्ष्य में कई विसंगतियाँ हैं। इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों में अनुचित साक्ष्य को छोड़कर अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। अतः अभियुक्त गण के द्वारा क्रूरता या तंग किया जाना या दहेज की मांग किया जाना साबित नहीं है, क्योंकि इस संबंध में कभी भी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। इस संदर्भ में एक केस प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम महेंद्र चंद्र पांडे AIR 2000 SC 3631 के मामले में यह कहा गया कि यदि किसी मामले में दहेज की मांग के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है तो उसको धारा 304B के अंतर्गत घोषित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर द्वारा यह भी बताया गया है कि मृतका पिछले 2 माह से डिप्रेशन की शिकार थी और चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार वह सुनिश्चित के रोग से ग्रस्त थी, जो कि आत्महत्या का कारण हो सकती है। माननीय, इन्हीं सभी कारणों के चलते अभियुक्तकरण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और उन सभी को दोषमुक्त किया जाना चाहिए। मामले के संदर्भ में एक और केस प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बख्शीश राम बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 2013 SC 1484 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अप्राकृतिक मृत्यु का साक्ष्य और मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जाने का साक्ष्य आवश्यक है, परंतु इस मामले में अप्राकृतिक मृत्यु का साक्ष्य तो प्रस्तुत किया गया है, परंतु मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जाना या सिद्ध नहीं किया गया है। इसके संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। घटना दिनांक 26/9/1996 को मृतका की सास माया देवी रोहतक में थी ही नहीं, वह दिल्ली में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी। साक्ष्य 3 राजवाला, जो कि विद्यालय की प्रधान अध्यापिका हैं, उनके द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि उस समय माया देवी शिक्षिका के रूप में दिल्ली में कार्यरत थी। अतः माननीय निवेदन है कि इन सभी को दोषमुक्त किया जाए। थैंक यू। जो मृतका के पिता हैं वो हितबद्ध व्यक्ति हैं और उनके जो भी उन्होंने एविडेंस दिए हैं वो इररिलेवेंट है। पर इसमें एक केस है कृष्ण पिल्लई वर्सेस केरल राज्य AIR 1981, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य को सावधानी से जांचना चाहिए, अगर जांच के बाद उसमें विश्वसनीयता आ जाती है तो ऐसे साक्ष्यों को खारिज नहीं किया जा सकता। दूसरा, इन्होंने कहा कि इसमें अनुचित साक्ष्य को छोड़कर और कोई एविडेंस नहीं है। इसमें महोदय, हेयरसे एविडेंस भी एडमिसेबल होते हैं, जो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 8 बताती है। यदि किसी व्यक्ति का ऐसा कोई कथन किया है जो धारा 8 के अनुसार आचरण के अंतर्गत आता है, तो इसमें यह कथन किया गया है वह न्यायालय में कथन के बारे में बता सकता है और वह न्यायालय के समक्ष सुसंगत माना जाएगा। और जैसे कि इन्होंने कहा है कि क्रूरता हुई नहीं है, तो IPC की धारा 998A के अंतर्गत क्रूरता शब्द को भी स्पष्ट 498A के अंतर्गत क्रूरता को भी स्पष्ट किया गया है कि जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिसमें उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने या उस स्त्री के अंग या स्वास्थ्य को, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है। इसमें क्रूएल्टी में बॉडीली और मेंटली दोनों टाइप की क्रूएल्टी इंक्लूड है। तुम्मल्ला वेंकटेश्वर राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2014। इस केस में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृत्यु के कुछ पूर्व का अर्थ मृत्यु के तत्काल पूर्व नहीं होता, उसमें कुछ टाइम और भी ऐड हो सकता है आगे का। और इसमें वर्सेस पंजाब और हरियाणा 2011, जहाँ मृतका की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के अंदर अपने वैवाहिक गृह में असामान्य तरीके से हुई, जहाँ भी 3 अवसरों पर उससे दहेज की मांग की गई। यद्यपि यह प्रमाण नहीं, लेकिन कब मांगे गए थे और जहाँ की अभियुक्त पति तथा उसके परिवार वाले प्रत्यलाभ्यर्थी हैं, वहाँ अभियुक्त गण को दोष सिद्ध के लिए दायी माना गया और यहाँ एविडेंस 113A और 113B भारतीय दंड संहिता उदाहरण भी लागू है। उन्होंने कहा, माया देवी अपने परिवार में अक्सर
जाए और यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रजम्पशन 113A और 113B अप्लाई होती है। माननीय, जैसा कि इन लोगों ने बोला कि उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और ये दहेज की मांग की जा रही है, ये सब चीज़ें मतलब हम अपनी तरफ से और हम अपने वकीलों की तरफ से डिनाई करते हैं, क्योंकि हमारे साक्ष्य 2 है डॉक्टर DP महिला, उनके द्वारा यह पहले ही बता दिया गया है कि जो मेटिका थी वह मानसिक रूप से बीमार थी, ठीक है, तो मतलब वह सुनिश्चित और सामान्य गतिविधियों में रुचि खो चुकी थी। तो ये जो है वो सॉरी